वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भारती सेकंड कक्षा 7 अभ्यास प्रश्न इकाई 14 ध्वनि। पहला प्रश्न है, सही विकल्प छांटकर चयन कीजिए। का निम्नलिखित में से किस ध्वनि का तारत्व अधिकतम है? शेर की दहाड़, नदी की कलकल, मेघ गर्जन या मच्छरों की भिनभिनाहट। तो आप ध्यान देंगे बच्चों, तारत्व क्या होता है? तारत्व ध्वनि का वह गुण है जिसके द्वारा हम ध्वनि के मोटी या पतली होने में अंतर कर सकते हैं। तो जब उच्च आपका होता है आवृत्ति, तो उस ध्वनि का तारत्व भी सबसे अधिक होता है। अब आवृत्ति क्या होती है आपको सबसे पहले ये जानना है। इसके लिए बच्चों मेरे आने वाली सीरीज है जिसमें साइंस के प्रत्येक चैप्टर को आपको एकदम डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो आप इस सेशन के बाद जो है हमारा नेक्स्ट वो स्टार्ट हो रहा है, उसको अवश्य देखें। अगर आपको अपने साइंस को बिल्कुल डिटेल में और बहुत इजी तरीके से विथ एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पर बने रहें। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो पहली बात, तो ध्वनि क्या होती है? तो ध्वनि होती है जो कंपन के द्वारा उत्पन्न होती है। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? कंपन के द्वारा। अब कंपन क्या होता है? अगर कोई चीज है तो वो यूं 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 मूव करे या यूं 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 मूव करे, मतलब एक ही जगह पे वो अगर मूव करती है तो उसको हम कहते हैं कंपन। ठीक है। उसके बाद से क्या होता है कि जब आपकी आवृत्ति, अब आवृत्ति क्या होती है? 1 सेकंड में किए गए कंपन, यानी 1 सेकंड में कोई कण कितनी बार हिलता है, एक सिंपल शब्दों में मैं आपको समझा रही हूं, तो उसको कहते हैं हम आवृत्ति। जब आवृत्ति ज्यादा होगी तो ध्वनि का तारत्व भी ज्यादा होगा। अब आप सोचिए कोई व्यक्ति है वो बहुत जल्दी 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 बोल रहा है, तो क्या आपको उसकी बात बहुत क्लियरली सुनाई देगी? नहीं सुनाई देगी, लेकिन उसकी ध्वनि का तारत्व ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि उसकी आवृत्ति ज्यादा है। तो सेम वैसे मच्छरों की भिनभिनाहट की का तारत्व सबसे अधिक है। ठीक है, मच्छरों के जो भिनभिनाहट है उसका तारत्व अधिक है। क्यों? क्योंकि इसकी जो है आवृत्ति भी अधिक है। चलिए नेक्स्ट, एसआई पद्धति में आवृत्ति का मात्रक है। तो एसआई पद्धति में आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से आवृत्ति से कम आवृत्ति की उत्पन्न ध्वनि क्या कहलाती है? अब ध्यान देंगे, देखिए 20 हर्ट्ज से कम वाली जो है वो कहलाती है अपश्रव्य, यानी इंफ्रासोनिक। मुझे इंग्लिश में याद करना ज्यादा आसान लगता है। देखिए श्रव्य होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को हम सुन सकते हैं, उसे हम कहते हैं श्रव्य ध्वनि। 20 से 20 हर्ट्ज से नीचे वाली ध्वनि यानी 19, 18, 12, 10, इसको हम कहते हैं अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक ध्वनि। ठीक है, इंफ्रासोनिक साउंड। तो इसको हम नहीं सुन सकते हैं, लेकिन इसको हाथी सुन सकते हैं, कुछ और जानवर हैं जो इसको सुन सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कैटेगरी है वो है पराश्रव्य। अब ये क्या होता है? ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली ध्वनि होती है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली जो ध्वनियां होंगी वो होंगी पराश्रव्य यानी अल्ट्रासोनिक। इसको कौन सुन सकता है बच्चों? इसको चमगादड़ और डॉल्फिन वगैरह इस ध्वनियों को सुन सकती हैं। चलिए नेक्स्ट, ढोलक में ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ढोलक में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? आप उसको जब बड़बड़ बड़बड़ पीटते हैं, है ना, तो आघात से। ठीक है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है बच्चों? ठोस में, उसके बाद होती है द्रव में और सबसे कम होती है गैस में। और निर्वात में तो ध्वनि का संचरण हो ही नहीं सकता है, इसीलिए जो लोग अंतरिक्ष में जाते हैं उन्हें एक दूसरे की बातें सुनाई नहीं देती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्तंभ का के कथनों का स्तंभ खा के कथनों से मिलान करके सही जोड़े बनाइए। ठीक है, देखिए सुस्वर ध्वनि। अब सुस्वर ध्वनि क्या होती है? जो हमको अच्छी लगे, तो ये होगी हारमोनियम और ढोलक से उत्पन्न ध्वनि। श्रव्य ध्वनि मैंने अभी बताया कि मनुष्यों द्वारा सुनी जा सकने वाली ध्वनि। अपश्रव्य ध्वनि जो 20 कंपन प्रति सेकंड से कम आवृत्ति की ध्वनि हो। बांसुरी से ध्वनि कैसे उत्पन्न करते हैं? फूंक मारकर उत्पन्न करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। का ध्वनि का वेग प्रकाश के वेग से अधिक होता है। बिल्कुल गलत है बच्चों। इसको आप कैसे पता कर सकते हैं? देखिए जब बारिश होती है, बादल गरजते हैं, तो आपको पहले बादल की चमक दिखाई देती है। ठीक है, बाद में आपको उसके गड़गड़ाहट की आवाज जो है वो सुनाई देती है।
तो इस एक्सपेरिमेंट को आप बरसात के दिनों में कर सकते हैं। जब बिजली कड़क रही हो तो आप ध्यान देंगे कि बिजली की आपको रोशनी पहले दिखाई देगी और कड़कने की आवाज़ थोड़ी देर बाद सुनाई देगी। तो ये जो है ये गलत है बच्चों। नेक्स्ट है उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि का तारत्व अधिक होता है। अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि जिसकी आवृत्ति उच्च होगी उसका तारत्व भी उच्च होगा, तो ये कथन सही है। 1 हर्ट्ज का अर्थ 1 कंपन प्रति सेकंड है, बिल्कुल सही है बच्चों। वीणा में कर्कश ध्वनि उत्पन्न होती है, तो कर्कश मतलब जो हम सुन ना सके, ऐसा होता है नहीं, तो ये भी कथन गलत है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम आवश्यक नहीं है, ये बिल्कुल गलत है बच्चों। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम बिल्कुल आवश्यक है। अभी मैंने आपको बताया कि अंतरिक्ष में जो है जहाँ पे आपका निर्वात है वहाँ पे हम एक दूसरे की आवाज़ सुन नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन डैश कहलाता है, तो क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। यानी कंपन करती हुई अगर कोई वस्तु है तो उसका अधिकतम जो विस्थापन होगा वो क्या कहलाएगा? आयाम। मान लीजिए ये कोई लाइन है, इस पे आपकी ध्वनि चल रही है, तो एक बार ऊपर एक बार नीचे एक बार ऊपर, तो एक बार मान लीजिए ये उतनी ऊपर चली गई, तो ये जो है आपका ये वाला जो हिस्सा है ये, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? आयाम, क्योंकि ये कंपन कर रही है और अधिकतम दूरी कितनी गई? यहां तक, तो ये क्या कहलाएगा? इसका आयाम। तो यानी कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? आयाम। अब ये मैंने आपको दूर दूर दिखाया, जबकि ये ऐसे ही होता है, एक ही जगह पे होता है, तो ये ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है। जब आप देखेंगे वीडियो, आप अगर मोबाइल में कभी ऑडियो को ऐसे सुनिए तो ये ऐसे 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 सुनाई देता है ना, तो ये जो डिस्टेंस मैक्सिमम है वो क्या होता है? आयाम। ध्वनि संचरण के लिए डैश की आवश्यकता होती है, तो ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यहाँ पे माध्यम फिलअप करेंगे हम। कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन में लगे समय को उसका डैश कहते हैं। तो कंपन करने वाली वस्तु जो एक कंपन में जितना समय लगाती है तो उसको उसका हम आवर्तकाल कहते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है वो एक कंपन करने में 1 सेकंड लगाती है, तो उसका आवर्तकाल कितना होगा? 1 सेकंड। ध्वनि की चाल डैश में अधिकतम होती है, तो अभी हमने पीछे सॉल्व किया। ध्वनि की चाल ठोस में अधिकतम होती है। किसी माध्यम में निश्चित ताप पर ध्वनि की चाल डैश होती है, तो किसी माध्यम में निश्चित ताप पर ध्वनि की चाल निश्चित होती है। 5वां प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का प्रतिध्वनि को परिभाषित कीजिए। उत्तर, किसी पहाड़ी के पास या किसी बड़े हॉल में चिल्लाने पर हमें वही ध्वनि दोबारा सुनाई देती है, इसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं। यह ध्वनि के परावर्तन के कारण ही होती है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तित तल की दूरी कम से कम 16.6 मीटर होनी चाहिए। ख, तारत्व की परिभाषा लिखिए। मोटी तथा पतली ध्वनि के कारण का अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, तारत्व ध्वनि का वह गुण है जिसके द्वारा हम मोटी या पतली ध्वनि में अंतर कर सकते हैं। ध्वनि का तारत्व व्यक्त करता है कि ध्वनि मोटी है या पतली। यह ध्वनि के आवृत्ति पर निर्भर करती है। जैसे बिल्ली की आवाज की आवृत्ति कुत्ते के भौंकने की आवृत्ति से अधिक होती है, इसलिए बिल्ली की आवाज पतली तथा कुत्ते की आवाज मोटी होती है। ग, ध्वनि प्रदूषण के कारण तथा उनके निवारण लिखिए। उत्तर, वातावरण में बहुत ज्यादा या अवांछित ध्वनियों का शोर ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। वाहनों की तीव्र ध्वनियां, विस्फोटक ध्वनि, कारखानों तथा लाउड स्पीकर आदि ध्वनि प्रदूषण के मुख्य कारक हैं। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए निम्न उपाय करने चाहिए। 1, वाहनों का उचित रखरखाव। 2, कम तीव्रता वाले विस्तारकों का उपयोग करना चाहिए। 3, लाउड स्पीकर की तीव्रता को निर्धारित करना चाहिए। 4, कारखानों में ध्वनि रोधक पदार्थों की दीवारें बनानी चाहिए। घ, स्पष्ट कीजिए कि ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है। उत्तर, वस्तुओं में ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है। जैसे किसी बर्तन पर चावल के दाने रखकर उसे लकड़ी से पीटने पर हम कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न होने को देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों आप और एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं। उसे देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। का 3 कंपन करती वस्तुओं ए, बी, सी की आवृत्ति क्रमशः 256 हर्ट्ज, 512 हर्ट्ज और 1024 हर्ट्ज है। उनके तारत्व को घटते क्रम में लिखिए। उत्तर, उच्च तारत्व वाले ध्वनि की आवृत्ति उच्च तथा निम्न तारत्व वाले ध्वनि की आवृत्ति निम्न होती है।
अतः यदि ABC की आवृत्ति क्रमशः 256 हर्ट्ज, 512 हर्ट्ज और 1024 हर्ट्ज है तो उनका तारत्व घटते क्रम में CBA होगा। दो व्यक्ति A तथा B एक ऊंची इमारत के सामने ध्वनि उत्पन्न करते हैं तथा दोनों क्रमशः एक परावर्तन तथा 10 परावर्तन के पश्चात ध्वनि को सुनते हैं, तो इनमें से कौन सी ध्वनि प्रतिध्वनि तथा कौन सी ध्वनि गूंज होगी? उत्तर A द्वारा सुनी जाने वाली एक परावर्तन वाली ध्वनि प्रतिध्वनि होगी, जबकि B द्वारा सुनी जाने वाली 10 परावर्तन वाली ध्वनि गूंज होगी। नेक्स्ट, हमें बांसुरी और कोयल की कुहुक जैसी आवाजें कर्णप्रिय लगती हैं, परंतु लाउड स्पीकर की तीव्र आवाज कर्णप्रिय नहीं लगती, ऐसा क्यों? उत्तर, नियमित एवं आवर्ती कंपनों से उत्पन्न ध्वनि जो कान पर मधुर प्रभाव डालती है सुस्वर ध्वनि कहलाती है। कोयल की कुहुक इसी प्रकार की ध्वनि है जो हमें कर्णप्रिय लगती है, परंतु लाउड स्पीकर के तेज बजने से अनियमित एवं अनावर्ती कंपनों से कर्कश ध्वनि उत्पन्न होती है। इस कारण यह ध्वनि हमें कर्णप्रिय नहीं लगती।